जी, क्या बात कर रहे थे? वही फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। पहले तो आप यही समझ लें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेट्राड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग जो है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात नहीं जानी थी, यही ना? पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात नहीं समझ पाए थे। आज आप समझेंगे कि इसको हम फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। तो हमने आपको एस्कस में सेल दिखाया था कि सपोज करिए कि ये जैसे है, और इसमें जो क्रोमोसोम है वो ये है। ये मान लो कि क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस वन, और दूसरा क्रोमोसोम ये है एस्कस के अंदर, ठीक। अब जब इसका डिवीजन होगा, मैंने आपको बताया था ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। मान लो कि यहां पर जो जीन बैठा हुआ है वो क्या है, इसमें ये ए है और ये ए प्लस है, सॉरी एक ही क्रोमोसोम का है तो ए होगा, इधर वाला ए प्लस है और ये ए प्लस है, ये दोनों ए प्लस है, ठीक है। अब यहां पर इसी प्रकार से दूसरा जीन जो बैठा हुआ है, इसको आप मान लो कि ये बी और बी है, और इसे हम क्या बोलेंगे, बी प्लस, और इधर क्या बोलेंगे, इस पर बी प्लस। इस तरह से दो जीन मौजूद है, सपोज दैट, उदाहरण के लिए। ये मत समझना कि एग्जैक्टली ये न्यूरोस्पोरा ही है, हम आपको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन समझा रहे हैं कि क्या चीज होता है। अब यहां पर देख रहे हैं कि इनकी जो है पेयरिंग हो गई। पेयरिंग को क्या कहते हैं, जाइगोटीन स्टेज में होता है सिनेप्सिस। अब जब इनकी पेयरिंग हो गई तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है एंड दिस वन इज द मैटरनल क्रोमोसोम, बट नो क्रॉसओवर, NCO, NCO स्टैंड्स फॉर नो क्रॉस ओवर। अगर नो क्रॉस ओवर तो जो रिजल्ट होगा हम इसी को बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। यानी कि यहां पर जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो क्या है, इसको बोलेंगे मियोसिस, मियोसिस 1 बोलेंगे इसको, राइट। और हम क्रॉसिंग ओवर को परमिट नहीं कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नो क्रॉसिंग ओवर, NCO स्टैंड्स फॉर नो क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दो सेल्स यहां पर आपको मिल रही हैं, इनमें अगर हम देखें तो एक क्रोमोसोम डायरेक्ट उठ करके किसके पास चला गया, इधर चला गया, और ये वाला क्रोमोसोम इनके पास चला गया, और ये वाला क्रोमोसोम इनके पास चला गया, राइट। अब अगर हम देखें तो ये एक ही एस्कस के अंदर हो रहा है, ये एस्कस है इसका, ठीक है, ये है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो क्रोमोसोम इनके पास है, ये क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम, इसके पास कौन सा जीन है, इसके पास है ए एंड बी, राइट। अब अगर इसको देखें आप तो इसके पास क्या है, क्या मौजूद है इनके पास, ए प्लस, और यहां क्या है, बी प्लस, राइट। सेग्रीगेशन यहीं पर हो गया, पहले डिवीजन पर, फर्स्ट डिवीजन पर, यानी कि मियोसिस 1 पर ही सेग्रीगेशन हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, बिकॉज द एलील्स गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1। एलील कौन है, ए और ए प्लस आपस में एलील हैं, और बी और बी प्लस आपस में एलील हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हो गए। कब अलग हो गए, मियोसिस के पहले डिवीजन पर ही, मियोसिस फर्स्ट पर ही सेपरेशन हो गया, इसलिए हम ऐसे सेग्रीगेशन को फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोलेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, इस चीज को नोट कर लो, क्यों कहते हैं इसको यहां पर, बिकॉज द एलील्स ऑफ द जीन separated या segregated at the time of the meiosis 1,
मियोसिस 1 यानी कि कब? फर्स्ट डिवीजन पर। मियोसिस 1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, पहला विभाजन। तो यहां पर पहला ही विभाजन हुआ और ए जो है वो ए प्लस से अलग हो गया और बी जो है वो बी प्लस से अलग हो गया। तो एलिलिक सेग्रीगेशन यहां पर पहले ही डिवीजन पर हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन? बिकॉज द सेपरेशन ऑफ एलील्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोसिस 1। पहले डिवीजन पर ही एलील्स आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, इसलिए इसको फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बोलेंगे। सबको समझ में आ गई बात? क्यों कहते हैं फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन? देखो ध्यान से, फिर सुन लो। देखो ये साथ साथ थे, कौन कौन? ए और ए प्लस साथ साथ थे अभी, लेकिन फिर एक दूसरे से अलग हो गए। कैसे? जैसे पैटर्नल इनसे अलग हुआ तो ये अलग हुए, तो आपस में दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, इसलिए क्या लिखा है यहां पर? एनसीओ, नो क्रॉस ओवर। एनसीओ स्टैंड्स फॉर नो क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर यहां पर नहीं हुआ, क्रॉस ओवर को परमिशन नहीं मिली, इसलिए पहले डिवीजन पर ही सेग्रीगेशन हो गया। और फिर इसके आगे की कहानी आपने सुना है। आगे की कहानी क्या थी? ये एस्कस था, अब इनमें फिर से डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस, मियोसिस सेकंड हुआ, क्योंकि फर्स्ट तो यहां हो चुका है, अब मियोसिस सेकंड होगा। जब मियोसिस सेकंड होगा तो ये क्रोमेटिड एक दूसरे के सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये इस प्रकार हो जाएंगे, एक एस्कस, दो एस्कस, इसी प्रकार तीसरा और चौथा। ये एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स हैं। अब आप देखेंगे तो इनमें एक क्रोमोसोम पहुंच गया, कौन है? ए बी, यही है ना, ए बी। दूसरा कौन है? ये है। क्या मिला इसको? ए बी। तीसरा कौन है? क्या बोलेंगे इसको? ए बी। और यहां पर प्लस लगा देंगे, क्या लगाएंगे? ए प्लस, इसको बी प्लस कहेंगे। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एंड बी प्लस। ध्यान से इस प्रोडक्ट को अगर देखें, आगे से अगर माइटोसिस हो गया तो क्या हो जाएगा? है, यहां पर इसको कहते हैं पोस्ट मियोटिक। क्या बोलेंगे? पोस्ट मियोटिक माइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट मियोटिक माइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो जब पोस्ट मियोटिक माइटोसिस करेंगे तो ये एक सेल अपने जैसी दूसरी सेल बना लेगी, ये भी दूसरा सेल हो जाएगा, दूसरा ये भी हो जाएगा दूसरा, और ये बाहर का आवरण क्या है? ये एस्कोस्पोरेंजियम है। तो 8 एस्कस हो जाएंगे। अभी इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं? अभी इसको हम टेट्राड बोल रहे हैं। अब ये किस प्रकार का टेट्राड है? अब ध्यान से सुनिए, ये है तो टेट्राड। क्यों है टेट्राड? ये टेट्राड क्यों है बता सकते हैं? टेट्राड इसलिए है क्योंकि यहां पर 4 स्पोर बन रहे हैं। दीज आर द हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। ये क्या हैं? ये सब एन है, एन 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 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स हैं। ये क्या हैं? इनको हम एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। किसके अंदर बंद है? इन एस्कोस्पोरेंजियम। कहां पर बंद है? एस्कोस्पोरेंजियम में बंद है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसको हम टेट्राड कहते हैं। ठीक, और ये ऑर्डर्ड टेट्राड है। ये कैसा टेट्राड है? ऑर्डर्ड। क्यों ऑर्डर्ड है? लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है ऐसे। क्यों ऑर्डर्ड टेट्राड हुआ? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बिकॉज द स्पेस इन द एस्कोस्पोरेंजियम इज वेरी लेस, देयर इज नो लिबर्टी फॉर मूवमेंट ऑफ दीज स्पोर्स हियर एंड देयर एंड फॉर देयर रैंडम अरेंजमेंट। तो स्पोर्स यहाँ रैंडमली अरेंज नहीं होते, बल्कि लीनियर अरेंजमेंट होता है। ऐसे टेट्राड को लीनियर टेट्राड या फिर हम उसको ऑर्डर्ड टेट्राड कहते हैं। कितने टर्म्स आपको समझ में आ गए यहाँ? एनसीओ एक हमने ये बताया,
दूसरा ये बताया फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, तीसरा क्या बताया, ऑर्डर्ड और लीनियर टेट्राड बताया हमने आपको। एक टर्म यहां पर और अब आपको बताने जा रहे हैं। आगे से डिवीजन हो जाएगा, पोस्ट मियोटिक माइटोसिस बताया है, यानी मियोसिस हो जाने के बाद जब माइटोसिस होगा तो ये 4 जो स्पोर्स हैं ये 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि न्यूरोस्पोरा में होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, जगह उधर है नहीं, मिटा के बना दें इसी में, ये हो गया है ना, मिटा रहे हैं। यहां पर क्या होगा, अब ये 4 के बजाय ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो जाएंगे। देखिए आप क्या स्थिति है इनमें, क्या बोलेंगे इनको, अब इनको हम क्रोमोसोम नहीं बना रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं ए बी, इन्हें क्या लिखेंगे ए बी, इन्हें क्या लिखेंगे ए बी, और इन्हें क्या लिखेंगे ए बी। यहां पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस, क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस, राइट। अब इसमें से आप अगर देखें तो 4 किस तरह के हैं, इनकी संख्या 4 है, और ये 4 कैसे दिख रहे हैं, एक प्रकार के, जो कि एक पेरेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो इस पेरेंट को मैच कर रहे हैं, किसको, ये पैटर्नल क्रोमोसोम ए बी को मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 तो एक पेरेंट को मैच कर रहे हैं, एक पैटर्नल क्रोमोसोम वाले हैं, और ये 4 दूसरे पेरेंट को मैच कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको हम पेरेंटल टाइप कहते हैं। ये जितने भी बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, ऑल दी एस्कोस्पोर्स आर कॉल्ड एज पेरेंटल टाइप because of NCO and first division segregation. First division segregation for ascospores are identical to one parent and 4 are identical to other parent, यही हो रहा ना, hence called as हम यहां पर इन एस्कोस्पोर्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप पीटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे। तो जब भी फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होगा तो कौन मिलेगा, पेरेंटल टाइप, और ये लिंकेज शो कर रहे हैं, 100% लिंकेज शो कर रहे हैं। ए और बी ये क्या कर रहे हैं, ए एंड बी शोइंग कंप्लीट लिंकेज। अब आपसे पहले नोट कर लो इसको, लिख लिया सभी ने। तो इस केस में जब एनसीओ होगा, एनसीओ अगर होगा तो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन माना जाएगा। यहां पर पेरेंट से मैच करने वाले होंगे तो लिंकेज क्या होगा, 100% है। यहां पर कोई भी यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 0 लिख लो, नो लिंकेज, सॉरी नो क्रॉस ओवर, तो 100% लिंकेज लिखो, 100% लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 0, 100% लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 0। लिंकेज 100% हो रहा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगर क्रॉसओवर हुआ तो क्या होगा। अगर क्रॉसओवर होता है तो उसे हम सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर क्रॉसओवर नहीं हुआ तो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, अगर क्रॉसओवर हुआ तो सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट है दैट इज सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। यहां पे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, एसडीएस क्या बोलते हैं इसको? एसडीएस। पहले वाला क्या था? एफडीएस, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। इस समय हम आपको एसडीएस पढ़ा रहे हैं, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। आइए देखते हैं। अब यहां पर एनसीओ नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सीओ होगा। ठीक है। जब सीओ होता है तो इस बात को पहले नोट कर लो, यहां डायग्राम बाद में बनाना, पहले आप नोट करो कि व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा? द सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन इसको कहा जाएगा। क्यों कहते हैं, इसे समझने की जरूरत है कि सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इस पर जो प्रोजेनीज बनेगी, द प्रोजेनीज, या एस्को स्पोर की बात कर लें, मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कितने प्रकार के होंगे? निम्न तरह के ये हैं। एक होगा एनपीटी, नॉन पेरेंटल टाइप, और नॉन पेरेंटल टाइप में दूसरा है नॉन पेरेंटल डाई टाइप। क्या बोलेंगे? हाँ, नॉन पेरेंटल डाई टाइप कहेंगे इसको, या सीधे सीधे डाई टाइप कह देते हैं। और तीसरा क्या बनेगा? टेट्रा टाइप बनेगा। नॉन पेरेंटल डाई टाइप एंड टेट्रा टाइप। ये जो एनपीटी है ये दो तरह के निकल कर आएंगे। ये कौन कौन से हैं? नॉन पेरेंटल डाई टाइप एंड टेट्रा टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप में कौन कौन आ रहे हैं? नॉन पेरेंटल डाई टाइप एंड टेट्रा टाइप। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले यहां पर हम ये समझें, सबसे पहले ये, चलो देखो, एक तो चेयर बाहर होगी, बाहर है, ले आओ। और एक देखो स्टूल कहीं है और है। आज तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम आओगे। एक चेयर ले आओ, वहां से ले लो। और कहीं नहीं है स्टूल? थोड़ा थोड़ा खिसक लो, इसे मेज पे बैठ ले। एडजस्टमेंट कर लो, इसे एडजस्टमेंट कर लो। हाँ, तो डिस्टर्ब इसमें हो जाता है, डिस्टर्ब। जल्दी करो, जल्दी करो, डायग्राम लो इसका, फट 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 जल्दी से, काफी पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो अब हमें यहां पर जो समझना है वो क्या चीज है? हमको यहां पर यह समझना है कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है तो हम इसको सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं।
आप में से कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? एक, अंकित कुमार, आप भी समझ रहे हैं? और कौन? सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि जो एलीलिक सेग्रीगेशन होता है वो पहले विभाजन पर नहीं होगा, वो किस पर होगा? वो दूसरे विभाजन पर होगा। ऐसा क्यों होगा? आइए देखते हैं। देखिए, अब इनमें हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं और सिंगल क्रॉस ओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगल क्रॉस ओवर, SCO। क्या कर रहे हैं? SCO। यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है डबल पॉइंट क्रॉस ओवर नहीं है, सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर है। तो यहां पर हो रहा है, बी और इन दोनों के बीच में हो रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर क्रॉस ओवर हो रहा है। कहां पर? बी प्लस और बी के बीच में हो रहा है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो बी प्लस इधर आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा। तो परिणाम क्या मिलेगा आपको? इसके बाद यह मिलेगा आपको कि यहां पर चूंकि इसका बी प्लस इधर आ गया है ना, तो ये तो बी ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये बी प्लस हो गया। नहीं समझे आप? ठीक है, ये क्या हुआ? ये बी प्लस इधर हो गया और बी उधर है। आई बात समझ में? अब देखिए ये स्थिति बन गई। और यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इनके पास ये बी प्लस इधर है तो इधर क्या होगा? इधर केवल बी होगा और यहां पर बी प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए मियोसिस 1 तो हुआ, लेकिन क्या सेग्रीगेशन हुआ? किसका? सेग्रीगेशन उसको कहते जब बी और बी प्लस एक दूसरे से अलग हो जाते। लेकिन क्या अलग हुए? इसके पहले वाले में तो अलग हो गए थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम इधर चला आया और ये वाला उधर चला गया, तो बी जो था वो बी प्लस से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन यहां क्या स्थिति है? क्रॉसिंग ओवर होने के कारण बी प्लस का किसके साथ साथ है? बी के साथ। तो क्या बी को हम बी प्लस से अलग कर पाए? नहीं कर पाए। तो क्या सेग्रीगेशन हुआ? सेग्रीगेशन हुआ किसका? ए के साथ ए प्लस का सेग्रीगेशन तो हुआ, लेकिन ये कंप्लीट फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम ए को ना देखें, केवल बी को देखें, तो इनका तो सेग्रीगेशन अभी नहीं हुआ है। इनका हुआ, ए से ए प्लस अलग हो गया, लेकिन बी से बी प्लस अलग हो पाया क्या? नहीं। अब भी जब हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बी का बी प्लस का साथ है। दोनों एलील एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ए का ए प्लस का साथ नहीं है, क्योंकि ए से ए प्लस अलग हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ ए के रिस्पेक्ट में, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ये अभी फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन नहीं कहा जाए, क्योंकि इसका सेग्रीगेशन तो हुआ ही नहीं। बी हमेशा अभी भी किसके साथ है? बी प्लस के साथ है। ठीक है ना? यही चीज देखना है, कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, बी को बी प्लस के साथ रहने का मौका लग जाए तो हम कहेंगे सेग्रीगेशन नहीं हुआ। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो फिर ये यहां रहता और ये यहां, तो बी प्लस यहां आ जाता और बी इधर रहता। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी एक साथ रहते और ए प्लस और बी प्लस एक साथ रहते, तो अलग हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो पहले ही डिवीजन पर सेग्रीगेशन हो गया था। लेकिन यहां क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ए का अगर हम देखें तो ए का ए प्लस से साथ छूट गया। ए यहां पर है, ए प्लस इस क्रोमोसोम के साथ चला आया, लेकिन बी का बी प्लस से साथ इसलिए नहीं छूटा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो जो ये अपने क्रोमोसोम के साथ जाना चाहिए था वो तो चेंज होकर इसके साथ आ गया है। तो बी का किसके साथ साथ है? बी का बी प्लस का साथ बना हुआ है। यहां पर सेग्रीगेशन अभी नहीं हुआ है। ये बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब जब इनको सेपरेट करेंगे हम तो क्या स्थिति बनेगी, ये देखिए। डिवीजन करा दीजिए इसका। अब मियोसिस सेकंड होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकंड होगा। यहां पर मियोसिस सेकंड होने जा रहा है। अब जब मियोसिस सेकंड होगा तो आपका जो ये एस्कस है ये हो जाएगा, और अगली बार क्या होगा? ये। अब यहां पर देखिए आप, एक सेल, दो सेल, तीसरा और चौथा एस्कोस्पोर, ये हो गए। अब यहां पर देखेंगे क्या होगा? इनका सेपरेशन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके पास जो क्रोमोसोम है, इनके सबके पास क्रोमोसोम है, ये है। अब यहां पर नोट करें क्या क्या होगा, हैं? इनके पास ए है और इधर क्या है? बी है। और अब यहां देखिए ये क्या हो गया? यहां पर ए और यहां पर बी प्लस। बात समझ में आई? अब यहां पर देखो इनके साथ क्या है? इनके साथ ए प्लस है, यहां पर भी ए प्लस है, लेकिन यहां क्या चीज है? यहां पर बी प्लस है और यहां पर क्या है?
बी है। ये बात समझ में आई? अब आगे चलो, अब इनको फिर क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मियोटिक, हाँ पोस्ट मियोटिक, MIOTIC, मियोटिक माइटोसिस है, पोस्ट मियोटिक माइटोसिस है। तो अब यहां क्या होने जा रहा है, तो कह रहे कि साहब ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो गया ये, तो क्या कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बन रहे हैं। कितने इसको स्पोर बन गए, 8। अब इसमें क्रोमोसोम चूंकि छोटा हो गया तो बनाएंगे, क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या कह देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये है AB, है ना, ये कौन है, अब इसी से डिवाइड होके ये बने हैं, तो ये भी AB होगा, इनसे डिवाइड होकर AB प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है, ये कौन होगा, AB, भाई इससे 2 बने ये, अब इनको ऐसे, इसको ये बने डिवाइड होकर, तो A प्लस B प्लस, ये कौन हो गए, A प्लस B प्लस। अब इससे देखो A प्लस B और A प्लस B, बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगर हम रेशियो देखें जरा ध्यान से, तो कितने प्रकार का रेशियो मिलेगा। पहली चीज तो आप सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन समझ लीजिए कहां हो रहा है। A का A प्लस के साथ, B का B प्लस के साथ अलगाव कब हुआ, जब ये डिवीजन हुआ। अभी कैसे थे, B और B प्लस साथ थे, अब क्या हुआ, जब मियोसिस सेकंड हुआ तो दोनों एक दूसरे से देखो अलग हो गए, अभी तक साथ में थे, अब क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। इसीलिए इसे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोला जाएगा। अभी भी जितने लोग सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि इसको हम सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों कह रहे हैं। जब B का B प्लस से साथ छूटे तो इसे क्या कहेंगे, सेग्रीगेशन। A का A प्लस से साथ छूटे, क्या कहेंगे इसको, सेग्रीगेशन। पहले डिवीजन में सेग्रीगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि B का B प्लस के साथ अभी भी है, इसलिए क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया था, तो पहले डिवीजन पर कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं हुआ। कंप्लीट सेग्रीगेशन आपको सेकंड डिवीजन पर दिखेगा, मियोसिस सेकंड पर, जो यहां आपको दिख रहा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोला। अब इसके बाद जब पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होगी तो 8 एस्को स्पोर बनेंगे, परंतु इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले वाले में क्या रेशियो था, 4:4 था, 4:4 था। अब यहां पर कैसा हो जाएगा, देखिए AB कितने हैं, कितने प्रकार के गैमीट मिल गए आपको, AB एस्को स्पोर कितने प्रकार के, तो AB की संख्या कितनी है, 2। अब देखो AB प्लस, उसके बाद A प्लस B प्लस, फिर उसके बाद A प्लस B, देखो ये 4 मिले, इनका रेशियो कितना मिल रहा है, 2:2:2:2 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इस प्रकार से। समझ में आ रही सबको बात, आपके सामने है। इसी को हम सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं। ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर है या डबल पॉइंट क्रॉसओवर है, ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर है, ठीक है, हाँ सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर, SCO बोलते हैं इसको। NCO क्या है, नो क्रॉसओवर, SCO मतलब सिंगल क्रॉसओवर, ठीक है ना। हाँ, और डबल क्रॉसओवर क्या होता है, DCO होता है, DCO स्टैंड्स फॉर डबल क्रॉसओवर। ठीक है, क्या बात समझ गए आप, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन समझ गए। और इसको क्या समझे, क्रॉसओवर तो है, लेकिन एक ऐसा क्रॉसओवर है SCO, SCO स्टैंड्स फॉर सिंगल क्रॉस ओवर,
जहां पर केवल एक जीन क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, एक पॉइंट पर क्रॉस ओवर हो रहा है, बी और बी प्लस के बीच में। लिख लिया होगा सभी ने। अब चलिए क्रॉस ओवर के कुछ और संभावनाएं हम देखते हैं। डबल क्रॉस ओवर कौन सा होगा? डबल क्रॉस ओवर अगर हो जाए तो क्या होगा? तो अगर 2 पॉइंट क्रॉस ओवर हो रहा है तो इसमें भी क्रॉस ओवर होगा। यहां पर ए प्लस है ना, ध्यान से देखो। अब इसकी प्रोजेनी कैसे बनेगी जरा सा देखो, ये है। अगर हम ए और ए प्लस के बीच में क्रॉस ओवर कर दें तो क्या बनेगा? अब आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ए के साथ ए प्लस आ जाएगा और यहां पर ए प्लस की जगह पर ए आ जाएगा। ठीक, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इनको डिवाइड कराइए। जब इनको डिवाइड कराएंगे तो क्या हो गया? ए बी, ये तो ठीक है। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस हो गया। अब जरा इधर देखो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस हुआ। भाई अब देखो, आप सभी समझाओगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। यहां से देखो, हम बना रहे हैं, हमें हमारे सामने डायग्राम है। तो ए बी हो गया और ये वाला ए प्लस बी प्लस हो गया। अब इनको ऐसे सेपरेट करो तो ए प्लस बी प्लस ये है, ठीक है। अब यहाँ ए बी हो गया, प्लस हटा देंगे। ठीक है, सही है ना, मामला सही है। अब आओ आगे देखो मामला। अब उसके बाद क्या होगा? पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होगी। जब पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ए बी सही है, ये वाला ए बी सही है, यस या नो? सही है ना। अब आओ इनको देखो, ए प्लस बी प्लस, यहाँ लिखो पैरवा, ए प्लस बी प्लस ये है। अब इनको भी देखो, ए प्लस बी प्लस वाला मिल रहा है कि नहीं? और ये भी ए प्लस बी प्लस हो गया, यही हुआ ना। इनसे देखो, ए बी के 2 हो गए और ए प्लस बी प्लस के 2 हो गए। यह ए प्लस बी प्लस है तो इसके भी 2 हो गए और ये ए बी वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ए बी वाला हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालो कितना होगा। कैसे भैया? 4:4, 2:4:2। अरे उतना ही लिखने में तो गड़बड़ हो जाएगा। 2:4:2 ये रेशियो पूछेंगे आपसे। हाँ, कि डबल क्रॉस ओवर अगर हो और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो तो रेशियो क्या मिलेगा, यही सवाल होगा कि 8 एस्को स्पोर बनते हैं, डबल क्रॉस ओवर होता है और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है, तो आपकी जो एस्को स्पोर्स होंगे इनका रेशियो क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो ये रेशियो कितना मिलेगा? पहला रेशियो हमने कितने का बताया? 4:4 का। पहला हमने क्या बताया? 4:4 जब एनसीओ था। एनसीओ माने नो क्रॉस ओवर, राइट। तो वहां पर क्या बन रहे थे? पेरेंटल टाइप। फिर इसके बाद हमने वहां पर क्या हो रहा था? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। अब जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर होने पर सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन माना गया। सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में हमको यह देखना है कि 2 पॉइंट क्रॉस ओवर है या 1 पॉइंट क्रॉस ओवर। तो अगर 1 पॉइंट क्रॉस ओवर होगा तो 2:2:2:2 होगा और अगर 2 पॉइंट क्रॉस ओवर होगा तो कैसा होगा? 2:4:2 होगा। अब बात समझ में आई? तो ये रेशियो आपके सामने है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए कौन कौन सी प्रोजेनी मिल रही है आपको। ये मिल रही है ए बी, फिर क्या मिली? ए प्लस बी प्लस, यही तो मिला ना। और फिर क्या मिला? ए बी। अब इनकी संख्या कितनी है? 4, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या, ये रेशियो 2:4:2 का मिलेगा रेशियो। ये सब रेशियो हैं टेट्राड एनालिसिस में, आप जानिए इनको। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन और फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है।
अब यहां पर देखिए नॉन पेरेंटल टाइप है कोई, एक ए बी था, दूसरा ए प्लस बी प्लस था, ए प्लस बी प्लस भी मिल रहा है और ए बी भी मिल रहा है, नॉन पेरेंटल कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि रिजल्ट किस प्रकार का मिलेगा, अरेंजमेंट और रेशियो देखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार का क्रॉस ओवर होता है, बताइए आप एस्को स्पोर्ट्स में रेशियो क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, जब भी आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है फार्मूला वही लगेगा, कौन सा? हमने आपको बताया था कि एनपीटी अपान टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और उसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से आप जीन के बीच की दूरी निकाल लेंगे कि कौन कितना है। ठीक, इस प्रकार की प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको अगले सेगमेंट में। अब देखिए कि और कैसे कैसे क्रॉसओवर हो सकता है, इसको मिटा दें सारा। अब देखिए और कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, ये पूरा डायग्राम हटा देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रकार के क्रॉसओवर हो सकते हैं। मिटा रहे हैं, ऐसे आप मल्टीपल क्रॉसओवर का बना सकते हैं, 3 जीन का, 4 जीन का, इस प्रकार बना सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं क्रोमेटिन 1 है, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। क्रोमेटिन नंबर से जान रहे हैं। पहला केस क्या होगा? पहला केस ये है कि हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, लेकिन किसके किसके बीच में करा रहे हैं? इन दोनों के बीच करा रहे हैं। परिणाम क्या मिलेगा? आगे देखिए, क्या बताया था? ये उधर चला गया तो ए प्लस बी आएगा, ये हो गया। ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 चलो, क्रॉसिंग ओवर के कितने टाइप हो सकते हैं आप देख लीजिए। क्रोमोसोम वही है, ए बी, ए बी, ए प्लस पी प्लस, ए प्लस बी प्लस। अब क्या हो गया? अब 2 पॉइंट क्रॉस ओवर हो गया। कहां पे हो गया? यहां पर भी हो गया, सॉरी यहां पे, और इस पर भी हो गया। अब क्या हुआ? अब यहां क्या हो गया? अब देखिए इनको क्या बोलेंगे? ए बी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस, ये हो गया, ये ए बी हो गया, ए प्लस बी प्लस हो गया। अब चलो केस नंबर 3, यहां पर क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा? ऐसे डिफरेंट टाइप के क्रॉस ओवर बन सकते हैं। अब यहां पर आप देखें तो ये जो सेगमेंट है 1 2 3 एंड 4, यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो इसका इसके साथ हो रहा है। यस, यहां से इसका इसके साथ हो रहा है। तो अब क्या मिलेगा? यानी कि 1 और 4 का क्रॉस ओवर हो रहा है, 1 एंड 4। किसके लिए? फॉर बी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्रोमेटिड इन्वॉल्व है, इंटरनल में नहीं हो रहा। कहां हो रहा है? इसमें हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी?
बी वाला जो है वो बी प्लस के साथ एक्सचेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया। अंदर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, ए बी ही है। इस वाले में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ए प्लस बी प्लस। और बाहर वाला ए प्लस अपनी जगह पर है और यहां पर बी आ गया। अब आप क्रॉस करके रेशियो निकाल सकते हैं, कितने प्रकार के मल्टीपल टाइप के क्रॉस। और अगर कहते हैं कि दोनों जीन इन्वॉल्व है, यानी कहने का मतलब कि इसका वाला, अब अगला जो हो रहा है ये बाहरी क्रोमेटिड का किसके साथ हो रहा है, बाहर वाले के साथ, और इसका अंदर वाले के साथ हो जा रहा है, दोनों हो रहा है। ये वाला इसका जो ए है, देखिए इसका जो ए है ए प्लस से एक्सचेंज कर रहा है, बात को समझो, और बी प्लस जो है वो बी से एक्सचेंज कर रहा है। अब कहानी देखिए, तो मैं यहां पर फिक्स नहीं कर सकता कितने टाइप के बन सकते हैं, आप इसमें बना करके और तमाम प्रकार की प्रोजेनीज निकाल सकते हैं कि किसके किसके बीच में पॉसिबिलिटीज है कि अगर ऐसे क्रॉसओवर हुआ तो क्या होगा। तो अब आप देखिए, पेरेंटल टाइप अगर सिंगल है या दो है, और या फिर नॉन पेरेंटल टाइप दो है, या फिर नॉन पेरेंटल टाइप चार है, तो जैसे चार का जो हमने आपको बनाया था उसमें क्या रेशियो आया था, ए प्लस बी प्लस आया था, ए बी प्लस आया था, ए प्लस बी आया था, और ए बी आया था। 1 2 3 4, ये चार प्रोजेनी मिल रही थी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, कितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, देखो 4 प्रकार के, इसी को टेट्रा टाइप कहा जाता है। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज टेट्रा टाइप। और दो अगर प्रकार के गैमेट मिल रहे हैं तो डाई टाइप है। नॉन पेरेंटल डाई टाइप का मतलब क्या हुआ कि अपने पेरेंट से मैच भी नहीं कर रहे हैं और 2 प्रकार के हैं। अगर अपने पेरेंट से मैच नहीं कर रहे हैं और 4 प्रकार के हैं तो वो कौन है, तो उनको हम टेट्रा टाइप कहेंगे। बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर हो गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, टेट्रा टाइप समझ गए ना। और डाई टाइप क्या होता है, नॉन पेरेंटल, अपने पेरेंट से मैच नहीं कर रहे हैं और गैमीट 2 तरह के हैं तो उसको बोलेंगे नॉन पेरेंटल डाई टाइप। और टेट्रा टाइप क्या होता है कि 4 प्रकार के गैमीट और पेरेंट से मैच नहीं कर रहे हैं, नॉन पेरेंटल टेट्रा टाइप। समझ गए सभी लोग, टेट्रा टाइप क्या होता है, नॉन पेरेंटल डाई टाइप क्या होता है, सारी चीजें। अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य परिस्थिति है कि एक्सटर्नल क्रोमेटिड्स भाग नहीं लेते। अगर हो जाए, क्वेश्चन घुमा के पूछें कि मान लो हो जाए, जैसे अब लिखा है कि होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन नॉन होमोलागस का भी तो बताएगा नहीं बताएगा, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं नहीं कहते हैं। तब अब आप कह दो, आपने कहा है कि क्रॉसिंग ओवर तो केवल होमोलागस के बीच में होगा, तो अगर नॉन होमोलागस के बीच में होगा तो उसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे उस चीज को, ये घटना होती है तब। अब आपको देखो, जो अभी तक हम जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो कराए हैं, उसमें हमने एक ही चीज पर फोकस किया है, किस पर, एनपीटी, कि आप पूरी पॉपुलेशन में एनपीटी काउंट कर लो। एनपीटी को टोटल पॉपुलेशन से भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नाउ द सेम यू कैन गेट हियर, यहां पर भी वही होगा। यहां पर क्या होगा, वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एनपीटी अपॉन टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और 2 जीन के बीच में कितना % क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सारा आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अब समझ चुके हैं कि सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर क्या होता है, डबल पॉइंट क्रॉस ओवर क्या होता है ना, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है, एनसीओ क्या होता है, एससीओ क्या होता है, सब बता दिया मैंने आपको। नो क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर एंड डबल क्रॉस ओवर। ऐसे ही मल्टीपल क्रॉस ओवर, एमसीओ होता है, मल्टीपल क्रॉस ओवर। इतना बड़ा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना निकाल पाएंगे आप। वैसे आपकी पीजीटी में ये है भी नहीं। टेट्राड एनालिसिस, न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स, ये आपको मिलेगी किसमें, CSIR में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो मिलेगी। अब इनके तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल्स होंगे, हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे सॉल्व करना है। लिख लिया सभी ने?
लिख लिया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये मिटाएं इसको। अब जैसे आपको ये कहा गया है कि कोई एस्को स्पोर इस प्रकार का है जिसमें 30% जो है प्रोजेनीज वो क्या दे रही हैं, वो रिकॉम्बिनेशन शो कर रही हैं, क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं। 30% प्रोजेनीज शो क्रॉस ओवर एंड 70% प्रोजेनीज नो क्रॉस ओवर, NCO, और ये क्रॉस ओवर शो कर रहे हैं। ठीक, अब करें कि इफ द पॉपुलेशन साइज इज 1000, मान लो कि 1000 एस्को स्पोर आपको प्राप्त होते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। सपोज दैट कि टोटल पॉपुलेशन में से 30% ने क्रॉस ओवर शो किया, 30% ने क्रॉस ओवर शो किया, तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने मिलेंगे? 8 एस्को स्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे भाई? 8 एस्को स्पोर बनेंगे, तो क्रोमेटिड कितने हो गए मेरे भाई? हाँ, जैसे एक देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है ये जब 8 में जाएगा, अरे भाई ये है ना, देखो ये है, कितने क्रोमेटिड हैं इसमें? यही तो है ना। अब ये क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 30%, तो ये क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे तो पहले कितने जाएंगे? 2 में। फिर क्या होंगे ये? अब ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4, कितने क्रोमेटिड मिलेंगे? फिर आगे से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनमें क्या होगा? कितने क्रोमेटिड मिल रहे हैं बोलो? 8 मिलेंगे ना भाई, हैं? 8 ही तो मिलेंगे। तो 30% पॉपुलेशन है, तो कितने गैमीट मिल गए? मान लो कि 100 में 30 हैं, 100 में 30 है ना, तो अगर 100 में 30 हैं तो टोटल क्रोमेटिड कितने बन गए? 30 अट्ठे 240, कितने मिलेंगे? अरे भाई 30 एस्को स्पोर्स बन रहा है ना, ये क्या नाम है? 30 प्रोजेनीज हैं, तो एक प्रोजेनी से कितने मिल रहे हैं? 8 क्रोमेटिड। तो 30 ने अगर शो किया क्रॉसिंग ओवर, तो टोटल कितने पहले जो है क्रोमेटिड मिलेंगे? कितने? अब आपको अगर हम ये मान लें कि केवल इंटरनल क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इंटरनल, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, तो कुल मिलाकर के इनके कितने क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर आपको दिखेगा? नहीं समझ पा रहे हैं बात को? देखो, इंटरनल क्रोमेटिड ही तो इन्वॉल्व हुआ है ना, A प्लस बी, A प्लस बी, यही तो हुआ ना, AB प्लस। ऐसे देखिए भाई, यहां पर देखो, हम 1000 पर बाद में आएंगे, हम इसको देख रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं, ये देखिए A और A, B B, ये कौन है? A प्लस, और ये कौन है? B प्लस। अब हमने केवल इस पॉइंट पर क्रॉस ओवर करा दिया, तो क्रॉसिंग ओवर में केवल एक बार जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इंटरनल क्रोमेटिड में ही तो आएगा चेंज, तो 4 में से 2 क्रोमेटिड ही तो बदले, तो 8 में से कितने क्रोमेटिड बदले? 4। और हैं कैसे? इनकी संख्या कितनी है? 30 100 में से, तो अगर हम ये देखें तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी क्रोमेटिड की? एक ने बनाया 8 क्रोमेटिड, तो 240 हो गए सीधे, हुए कि नहीं हुए? अब 240 में से कितने में आया? 120 में, 120 में बचे कितने? 70। अब आप देखेंगे यहां पर, तो इसको देखो तो कितना आ जाएगा? 4 क्रोमेटिड जो होंगे, 4 इसमें शो क्रॉस ओवर, प्रोजेनी कितनी मिलेगी? 4, 8 में से, तो टोटल आपको एनपीटी कितना मिला यहां पर? एनपीटी 30 गुणे 4, टोटल कितना? 120। अब बाकी जो आपकी प्रोजेनी है वो 70 है, तो 70 प्रोजेनी का भी यही हाल होगा, वो क्या कर रहे हैं? वो क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर रहे हैं, तो ये सब कुल क्या होंगे? ये पेरेंटल टाइप होंगे।
तो पेरेंटल टाइप कितने जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कोई क्रॉस ओवर नहीं किया, तो जब क्रॉस ओवर नहीं किया सारे पेरेंटल टाइप होंगे, तो 70 चौको कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 280, ठीक। और एनपीटी कितने हैं 120, और पीटी कितने हैं, इसमें से भी 120 पीटी हैं, नहीं समझे आप? जो एक्सटर्नल क्रोमेटिड हो तो भाग ही नहीं लिया क्रॉसिंग ओवर में, अंदर वाला ही तो लिया। तो 240 में से 120 पेरेंटल टाइप हैं, तो नॉन पेरेंटल बचे कितने 120, और पेरेंटल टाइप कितने हैं 280, और 120 ये कितने हो गए 400, ये 400 हो गए, और ये कितने हो गए 120, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए कि टोटल कितना होगा। तो जो एनपीटी आया है उसको टोटल प्रोजेनी से भाग दे करके हम क्या कर देंगे, आपको क्या निकालना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में 120 तो ये हो गए, ठीक है, और टोटल कितने बने थे उनको जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए टोटल। तो 120 कितने बने थे, कितने क्रोमेटिड कितने हैं यहाँ पर देखो 240, और उसमें कितने आए एक भाई 30 × 8 बराबर 240। इस 240 में से 120 अलग हो गए जो पीटी हैं, और 120 जो है ये कौन है एनपीटी हैं। बात समझ में आई? इस एनपीटी के साथ किसको जोड़ देंगे आप, जो 280 है इन्हें जोड़ देंगे, तो ये कौन से आ गए, ये पेरेंटल टाइप, इनको तो आपको लेना नहीं है, लेना किसको है एनपीटी को, और टोटल क्रोमेटिड जोड़ लीजिए। तो कितने हैं 240, और इधर कितने हैं, इनको टोटल निकालो और इनको दोनों को जोड़ करके एनपीटी 120 अपान पीटी, यानी कि वही हो जाएगा कि एनपीटी अपान टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100, बस निकल आएगा और क्रॉस ओवर परसेंटेज निकल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर इंटरनल क्रोमेटिड भाग ले रहे क्रॉसिंग ओवर में, तो अगर वो टोटल कुल मिलाकर के एक सेल से हमको 8 स्पोर मिल रहे हैं, तो 100 में से 30 ने किया ये काम क्रॉसिंग ओवर, तो उसमें से केवल 120 ही एनपीटी होंगे, और बाकी जो 120 होंगे वो पेरेंटल टाइप होंगे। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किसको पकड़ेंगे हम, नॉन पेरेंटल टाइप अपान टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका। तो इससे आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अभी इस पर हम मल्टीपल क्वेश्चंस कराएंगे आपको अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल वाले सेगमेंट में। अभी तो हमने इसको पढ़ा लिया ना, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल्स ढूंढ करके लगाएंगे।